गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आप सभी बीकॉम फर्स्ट ईयर के सभी प्यारे बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल में होने वाली ऑनलाइन क्लास में आज स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्टैटिक्स का पेपर लिया है सबसे पहले पढ़ने के लिए, और उसका सेकंड चैप्टर जो थ्योरी का मैटर है उसको अपन पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है सांख्यिकी में अविश्वास के कारण। क्यों सांख्यिकी में अविश्वास होता है। देखिए, हर सब्जेक्ट के अपने गुण दोष होते हैं। अगर उसके कुछ महत्व हैं तो उसकी कुछ सीमाएं या कुछ दोष भी होते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी कुछ अविश्वास या उसके दोष कह लीजिए या उसकी सीमाएं कह लीजिए। सीमाओं के संबंध में मैंने एक पहले वीडियो बनाया है कि सांख्यिकी की क्या सीमाएं हैं। अगर आपने वो पढ़ा है तो ये चैप्टर आपको ये वाला वीडियो समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। चलिए, कुछ कारण हैं, 5 से 10 कारण पढ़ने हैं अपने को इस वीडियो में, और इनसे एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है 5 से 10 नंबर का थ्योरी वाले पार्ट। देखिए, जो सांख्यिकी का जो पेपर आएगा प्यारे बच्चों वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और एक थ्योरिकल क्वेश्चन आता है। जो बच्चा प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग है वो बच्चा उस क्वेश्चन को करें, और जिस बच्चा इसमें कैलकुलेशन में या मैथमेटिकल प्रोसेस में कमज़ोर है तो वो थ्योरी वाले क्वेश्चन को टच करें। तो ये वीडियो उनके लिए बेटर रहेगा, थ्योरी वाला। बाकी अपन प्रैक्टिकल चैप्टर में जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या है आगे सांख्यिकी में अविश्वास के कारण। तो ये देखिए, कुछ एक कारण हैं जिनको अपन चर्चा करने वाले हैं सांख्यिकी में अविश्वास के कारण। सबसे पहले जो कारण दिया है समंकों का अनुचित विश्वास। साधारण व्यक्ति में व्यक्त तथ्यों को बिना किसी तर्क से स्वीकार कर लेते हैं। उनकी एक मान्यता रहती है कि यदि समंक ऐसा कहते हैं तो इसके विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि आंकड़े कभी झूठे नहीं बोलते। कालांतर में जब उन्हें समंकों द्वारा दिए गए निष्कर्षों से भिन्न सत्यता ज्ञात होती है तो ये स्वाभाविक रूप से सांख्यिकी में अविश्वास का कारण बन जाता है। ये चीज़ मैंने लिखी, जो किताब में लिखी हुई है वो पढ़ी है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लिखा हुआ तो बिल्कुल समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा गया है। समंकों का अनुचित विश्वास। आम जो लोग होते हैं, आम जो जनता होती है, जैसे सरकार आपको हर साल बेरोजगारी के आंकड़े दिखाती है, महंगाई के आंकड़े दिखाती है, आय के आंकड़े दिखाती है, मूल्य स्तर के आंकड़े दिखाती है कि हर साल आपके प्रति व्यक्ति आय में इतनी बढ़ोतरी हो गई, जीडीपी के आंकड़े आपको दिखाती है, विकास दर के आंकड़े आपको दिखाती है। ठीक है ना। अगर आपने सांख्यिकी को पढ़ा है, रीतियों को सही तरह से समझा है, तो आप तुरंत निष्कर्ष निकाल लोगे कि सरकार कितना अपने को बेवकूफ़ बना रही है। देखिए, जो जीडीपी के आंकड़े होते हैं या विकास दर के आंकड़े होते हैं वो चालू मूल्य पर आपको दिखाए जाते हैं, या प्रति व्यक्ति आय आपको दिखाई जाती है तो चालू मूल्य पर दिखाई जाती है। स्थिर व्ययों पर उसको नहीं दिखाया जाता है। अगर स्थिर व्ययों में दिखाया जाएगा तो उसमें बहुत ही कम परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों। ये चीज़ अगर आपको बाद में पता चलती है कि सरकार, जैसे अभी आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, आपको पता नहीं है सूचकांक किस तरह से बनाए जाते हैं। आय के आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े, विकास दर के आंकड़े सरकार हर बार मतलब अखबारों में देती है। जीडीपी में इतनी वृद्धि हो गई है, प्रति व्यक्ति आय में इतनी बड़ी हो गई है, महंगाई इतनी हमने कम कर दी है, रोज़गार इतना बढ़ा दिया है। ये सारे वो मतलब अपने अपने दावे प्रस्तुत करती है सरकारें। तो जब आपको अगर स्टैटिक्स का ज्ञान नहीं है तो आप इन चीज़ों को सच मान लोगे, है ना। जब तक आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तो आप उसको सच मान लोगे, हाँ जो सरकार कह रही है वो सही है। और जैसे ही आप स्टैटिक्स को पढ़ोगे और इन चीज़ों के कंसेप्ट समझोगे तो जब आपको पता चलेगा कि यार वाकई में सरकार तो अपने को पागल बना रही थी, कहाँ वृद्धि हुई रोज़गार में, कहाँ वृद्धि हुई विकास दर में, ये तो बिल्कुल गलत है। तो फिर आप में एकदम से वो चीज़ आती है जो सरकार आंकड़े प्रस्तुत करेगी आप उन पे विश्वास ही नहीं करोगे। जो स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग समझते हैं थोड़ा, तो हम लोगों को यकीन नहीं होता कि सरकार जो कह रही है कि जीडीपी में वृद्धि हुई है, विकास दर में वृद्धि हुई, हम नहीं मानते उसको, क्योंकि हमें अविश्वास हो चुका है, क्योंकि हम उस चीज़ को समझ चुके हैं, हमें उसका पता चल चुका है। तो एक अविश्वास हो जाता है। ठीक है। तो हाँ, समंकों का अनुचित विश्वास हो जाता है। प्रस्तुत गलत तरीके से किया जा रहा है और आपको पता चल जाता है तो फिर आप उसमें विश्वास नहीं करोगे। कोई व्यक्ति झूठ बोले जा रहा है, झूठ बोले जा रहा है, अगर आपको जब तक सच लग रहा है तभी आप उसका भरोसा करोगे। जब आपको पता चल जाएगा या किसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, तो फिर एकदम से आपको उसमें अविश्वास हो जाएगा। अगर वो सच भी बोलेगा तो आपको विश्वास उसमें नहीं होगा। अब अगर सरकार सच भी बोलेगी आंकड़ों के बारे में तो भी अपने को विश्वास नहीं होगा। तो ये एक कारण हो जाता है सांख्यिकी में अविश्वास का। प्रत्यक्ष परिणामों से विरोधाभास होना। कभी कभी सांख्यिकी के जो निष्कर्ष निकल जाते हैं प्यारे बच्चों वो इतने हास्यास्पद निकलते हैं कि वास्तव में आपको क्या दिख रहा है और परिणाम क्या निकल रहा है वो बहुत ही हास्यास्पद, हंसने लायक होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे व्यवहार में कभी कभी प्रकट तथ्यों और सांख्यिकी समंकों में एक ही समस्या पर विरोधी आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, तो आंकड़ों पर विश्वास न कर व्यक्ति जो प्रकट में दिखाई देता है उस पर विश्वास करता है। 1967 का कोई एक उदाहरण इसने दिया है
जयपुर गोलीकांड के प्रत्यक्षदर्शी आज भी सरकार द्वारा दी गई हताहतों की संख्या पर विश्वास नहीं करते हैं। सांख्यिकी में अविश्वास इसलिए भी हो जाता है, जैसे बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है इसने, प्रत्यक्ष परिणामों से विरोधाभास होना। वास्तव में जो परिणाम जो आदमी मौके पे देखता है जो चीज़, और फिर वो आंकड़ों के निष्कर्षों को देखता है, उसको काफ़ी विरोधाभास नज़र आता है। जैसे अपन सरकार के आंकड़ों को ही ले लेते हैं, ठीक है। वास्तव में अभी लॉकडाउन लगा, कोरोना महामारी का अपन उदाहरण लेते हैं। सरकार कहते हैं कि बेरोज़गारी बिल्कुल नहीं है, लोगों को रोज़गार दिया हमने, आंकड़ों पे बता रहा इतने लोगों को रोज़गार दिया, पर क्या आपको लग रहा है कि वाकई में रोज़गार मिला है लोगों को? बेरोज़गार हैं सब घर बैठे हैं, किसी को कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं मिल रहा है, लोगों की आय बिल्कुल सोर्स ख़त्म हो चुके हैं। और सरकार कहती है कि हमारे ये हो गए, हमारे आंकड़े आय के तो ये बता रहे हैं महंगाई कम हो गई है। तो प्रत्यक्ष और जो वास्तव में जो हो रहा है, जो सरकार जो आंकड़े बता के आपको बता रही है, वो उस पर तो भरोसा ही नहीं हो रहा अपने को। एक इसने जो उदाहरण दिया है, 1967 में जयपुर में कोई गोलीकांड हुआ था, उसमें मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना, 50-100 हो सकती है, अपने को एग्जैक्ट पता नहीं है, कोई कांड हुआ होगा गोलीकांड। तो उसमें मरने वालों की संख्या, जो मौके वारदात पर देखने वाला था उसको पता है एक्चुअल में कितने लोग मरे, कितनी लाशें वहाँ पर पड़ी थी, 100, 50, 150 जो भी होंगी उसने देखे, और सरकार कहती है कि उसमें से 5 लोग या 10 लोग या 20 लोग मरे थे। तो ये एक विरोधाभास हो जाता है, तो वो उन सूचनाओं पे भरोसा नहीं होता। तो एक अविश्वास का कारण भी ये भी होता है कि प्रत्यक्ष परिणामों में विरोधाभास हो जाता है। सांख्यिकी की सीमाओं की उपेक्षा। जब सांख्यिकी निष्कर्ष पूर्व वर्णित सीमाओं के अंतर्गत ही विश्वसनीय हो सकते हैं, संदर्भ की उपेक्षा कर व्यक्तिगत इकाइयों पर अल्पकाल में समंकों की शुद्धता को जांचना व्यर्थ है। ये अनभिज्ञता सांख्यिकी में अविश्वास का कारण बनती है। सांख्यिकी की बहुत सी सीमाएं अपन ने पढ़ी है, संख्यात्मक तथ्य ही इसमें शामिल किए जा सकते हैं, एक इकाई के बारे में इसमें निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, तथ्यों का समूह ही इसमें शामिल किया जाता है। तो ये जो सीमाएं हैं यही इसमें अविश्वास का कारण बन जाता है। सिर्फ संख्यात्मक तथ्यों को इसमें शामिल होगा, जो तथ्यों का समूह होगा, एक इकाई को इसमें शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इकाइयों को ही शामिल इसमें किया जाता है। तो ये इसमें अविश्वास का कारण है। सतर्कता का अभाव होता है। सांख्यिकी किसी समस्या के समाधान की एकमात्र रीति नहीं हो सकती, और भी विधियां हैं जो किसी भी समस्या के अध्ययन में प्रयोग में लाई जा सकती है, ठीक है। सतर्कता का अभाव, अनुसंधानकर्ता में विशेष ज्ञान का अभाव होता है। जो रिसर्च करने वाला है, जो स्टैटिक्स का प्रयोग कर रहा है, किसी भी मैटर पर अगर रिसर्च कर रहा है, शोध कर रहा है, तो उसको सांख्यिकीय विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर उसको ज्ञान नहीं है पूरा, तो उसके निष्कर्ष भी अधूरे होंगे, जिस पर अपने को विश्वास नहीं होगा। समंकों का पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग। देखिए, बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से और स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं, और कुछ होते हैं जो पक्षपातपूर्ण या किसी पूर्वाग्रह में आकर के किसी के दबाव में आकर समंकों में या सूचनाओं में परिवर्तन कर देते हैं। तो जैसे सरकार कोई सूचना देती है, या अगर कोई जैसे नीचे लेवल से सरकार तक कोई सूचना भेजी जाती है किसी समस्या के बारे में, अगर आप सरकार को बताते हो, वास्तविक स्थिति तो ग्राउंड फ्लोर से या धरातल की क्या स्थिति है वो सूचना बनाकर अपन सरकार को, तो वो एक लेवल पे जाती है, एक फिर उसके ऊपर के अधिकारी के पास, फिर उसके ऊपर के अधिकारी, सरकार तक पहुंचते पहुंचते तो उस सूचना का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। सरकार को पता ही नहीं चलता कि समस्या आखिर में क्या थी, और फिर सरकार से किसी स्कीम के थ्रू जनता तक पैसा पहुँचाया जाता है, तो वास्तविक रूप में तो वो पहुँचता ही नहीं है, और पहुँचता भी है तो बहुत कम पहुँचता है। वैसे वर्तमान में तो डिजिटल युग आ गया, तो इन चीज़ों में सुधार जारी है। तो ये एक अनुसंधान जो है क्या नाम से समंकों का पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग, ये भी एक सांख्यिकी में अविश्वास का कारण बन जाता है। तो ये 5-6 इसमें अविश्वास के कारण हैं प्यारे बच्चों। इस वीडियो में काफ़ी है। अब आगे इस कंटेंट में आपको ये जो जितने भी 5-6 उदाहरण अविश्वास के कारण जो बताए गए हैं, उनसे प्रत्येक के संबंध में एक एक उदाहरण भी दिया गया है, और प्रत्येक अविश्वास के कारण को बेहतर ढंग से इसमें बताया गया है। तो आप इस कंटेंट को PDF को मैं जो शेयर करूँगा उसको पढ़ सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो। इसमें इतना टेक्निकल कुछ भी नहीं है, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हो। मेरा मुख्य उद्देश्य आपको सिर्फ ये बताना है मोटा मोटा कि इसमें कहने का क्या कहना चाह रहा है इस मैटर पे। बाकी अपन प्रैक्टिकल चैप्टर में आएँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला टॉपिक इसी चैप्टर का। हैव ए गुड डे।